जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं कि चाइना क्यों नहीं बन सकता आगे जाके एक सुपर पावर, जनरेशनल सुपर पावर, और इंडिया की क्यों चांसेस है एक जनरेशनल सुपर पावर आगे जाके बनने के। इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका कैसे बना वर्ल्ड पावर यानी सुपर पावर आज के दिन। 1945 में सबसे पहले जापान के ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में बॉम्ब डाल के अमेरिका ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जापान और वर्ल्ड हम एक सुपर पावर है। 1945 में जितना पैसा यूएस के पास था उतना पैसा शायद ही किसी देश के पास था, क्योंकि यूएस ने इस वर्ल्ड वॉर 2 में जितना पैसा कलेक्ट किया था, जितना गोल्ड कलेक्ट किया था, उतना गोल्ड किसी के देश के पास उस समय नहीं था। दूसरी और सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि मिलिट्री में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव था अमेरिका उस समय, क्योंकि अमेरिका के पास 1945 के बाद एक न्यूक्लियर बम जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। एक बम से कितने लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे, वैसा सुपर बम उन्होंने बना लिया था। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर एग्जिस्ट करती थी 1940 से पहले, उनको उन्होंने लोन दिया था। लोन यानी अमेरिका के कंट्रोल में थे वो सभी सुपर पावर आज के दिन, इसीलिए वो सुपर पावर बनने के बहुत ही ज़्यादा बड़े हकदार थे। इससे आपको समझ में आया होगा कि सुपर पावर बनने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले मनी, उसके बाद चाहिए मिलिट्री बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा एडवांस मिलिट्री, उसके बाद सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो फॉरेन रिलेशंस, यानी कि जो हमारे स्टेट पे है उन पे तो हमारा कब्जा ही है, मगर जो बाहर के जो देश है उन पे भी हमारा कब्जा है। इसे कहते हैं सुपर पावर की सबसे बड़ी निशानी है। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना एक कम्युनिस्ट देश, कम्युनिस्ट यानी जो ग्रुप खुद का एक ग्रुप बना लेते हैं कुछ लोगों का, और वो ग्रुप वही डिसाइड करता है कि देश कैसे चलेगा। इस कारण से जो ग्रुप के जो अंदर के जो लीडर्स है ग्रुप के, उनके बीच में आपस में तनाव बनी रहती है और आपस में ही एक कंपटीशन रहता है जो कि आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मगर कम्युनिस्ट में एक बहुत ही ज़्यादा गंदा कंसेप्ट तब आ गया जब जोसेफ स्टालिन ने अपना अग्रेशन दिखाया था 1945 के बाद। अगर हमारे पास मिलिट्री है और हमारा जो दबदबा हमारे कम्युनिस्ट ग्रुप में है तो हम देश को अकेले चला सकते हैं, जिसके कारण से बहुत बड़े बड़े लीडर आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन वगैरह थे, उन्होंने यही कम्युनिस्ट का सहारा लेके आगे बढ़े थे, और चाइना भी उसी राह पर है, जिसके कारण चाइना भी आगे जाके शायद फंस सकता है। इससे पहले मैंने जैसे बता चुका हूँ कि सुपर पावर बनने के लिए तीसरा क्राइटेरिया होता है कि खुद के देश पे कंट्रोल रहना और बाकी के देश को इन्फ्लुएंस करके अपने हाँ में हाँ मिलाना। इसे कहते हैं सुपर पावर की तीसरी निशानी। मगर चाइना खुद के पास तो चाइना का कंट्रोल है ही, मगर उसके पास पाकिस्तान और ऐसे देशों का कंट्रोल है। तो चाइना इन देशों का इस्तेमाल कैसे आगे जाके करेगा, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। अमेरिका ने ऐसे ही 1950 में किया था, और अमेरिका ने 1950 में पावरफुल कंट्रीज़ को अपने झांसे में फंसाया था, जैसे कि ब्रिटिश, यूके, फ्रांस, ऐसे बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ को अपने झांसे में फंसाया था। पर इसका विपरीत चाइना के पास पाकिस्तान, श्रीलंका, नाइजीरिया ऐसे छोटे छोटे कंट्री और गरीब गरीब देश है जिनका वर्ल्ड लेवल पे किसी भी तरह का पावर इन्फ्लुएंस नहीं है और कोई भी यूज़ नहीं कर सकता इन देशों का पावर के लिए। इसलिए चाइना आगे जाके इस थर्ड क्राइटेरिया को फिल करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। इवन चाइना का जो सबसे अच्छा मित्र है रशिया, उनके साथ भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। सोचिए, इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स 27 कंट्रीज के साथ है, मगर इनकी बाउंड्री सिर्फ 22 कंट्रीज के साथ मिलती है। चाइना के पास मिलिट्री है, वो सबसे शानदार मिलिट्री है, नो डाउट शानदार मिलिट्री है। सेकेंड, मिलिट्री टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है। मिलिट्री में बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है चाइना के पास, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही उम्दा। मगर चाइना की जो मिलिट्री है वो बाहर के देशों के साथ वॉर प्रैक्टिस करने से कतराती है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे कि इंडिया, यूएस और ऐसे फ्रांस वगैरह मिल के एक वॉर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पता चलता है कि हमारी मिलिट्री कितनी अच्छी है, कितने देशों से अच्छी है, कितनी लेवल तक अच्छी है, क्या क्या कमियां हैं हमारी मिलिट्री में, वो सुधारा भी जा सकता है आगे जाके। मगर
चाइना ऐसी प्रैक्टिस करने से मना कर देता है, जिससे पता चलता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ खुद पे ही फोकस कर रहा है। और जैसे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक देश है, कम्युनिस्ट पार्टी में एक छोटा सिद्धांत होता है कि खुद के देश में जो विद्रोह हैं वो भी मिलिट्री से शांत करवाए जाते हैं। जैसे कि तिएननमेन स्क्वायर में 1989 में हुआ था, वैसे ही छोटे छोटे जो मिलिट्री ग्रुप्स है वो खुद के देश में ही जैसे विरोध होते हुए दिखाई देता है, वो विरोध को दबाने के लिए काम में आते हैं। आपको पता ही होगा, जैसे कोरोना वायरस में भी उन्होंने मिलिट्री का यूज़ किया था। जी हाँ, कोरोना वायरस के समय भी उन्होंने मिलिट्री का यूज़ किया था। चाइना की जो एयरफोर्स में जो बड़े बड़े स्टेल्थ फाइटर हैं, जी हाँ, जो बड़े बड़े स्टेल्थ फाइटर है, जनरेशन 5th फाइटर चाइना ने अभी लॉन्च किया है, वो भी यूएसए यानी अमेरिका का चुराया हुआ मॉडल है। जी हाँ, 2005 के स्टार्टिंग में अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन चुराया था चाइना ने। उसमें सबसे बड़ा और सबसे क्रूशियल डाटा जो था, जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन थी, वो थी फाइटर्स के बारे में। इसीलिए चाइना के जो फाइटर्स हैं वो पूरे अमेरिकन कॉपी फाइटर दिखाई देते हैं। इसीलिए चाइना जो फर्स्ट क्राइटेरिया है मिलिट्री का, वो भी बहुत ही कम दाम पे पूरा करते हुए दिखाई दे रहा है। चलो, कुछ बात नहीं है यार, आपको लग रहा होगा कि एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है चाइना। नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। मतलब चाइना जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है सुपर पावर बनने का, वो सिर्फ एक ही है, उसका नाम है मनी, पैसा। मगर इसके पीछे का भी इतिहास आपको पता होना चाहिए कि 1978 में अमेरिका के कहने पर चाइना में कंपनीज आई थी। मतलब अमेरिका ने ही चाइना को बनाया है, ऐसे कहने में कोई एतराज नहीं हमें। सबसे पहले जो चाइनीज लोग हैं उनमें ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि चाइना में है एक बंदे की सरकार, शी जिनपिंग की। उस सरकार को बनाए रखने के लिए वो जो आम लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको खुश रखने के लिए चाइना खुद के लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। दूसरी बात, जो कंपनीज जिसके कारण चाइना पैसे कमाता है, उनको भी खुश रखना ज़रूरी है यार। और इन दोनों को खुश रखने के लिए वो बहुत सारा मनी इनमें ही इन्वेस्ट कर देता है, जिसके कारण उनके पास बहुत ही कम मनी, मतलब अच्छा खासा मनी बचता है। मगर आगे जाके कुछ 19-20 हो जाए तो चाइना को लाले पड़ सकते हैं पैसों के भी, जैसे 2022 में हमने देखा था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे देश भारत की। भारत में ऐसा क्या है जो भारत चाइना को हरा के एक जनरेशन सुपर पावर बन सकता है आगे? तो भारत की जो मिलिट्री है, उन्होंने 2020 में बता दिया है गलवान घाटी में चाइना को कि भैया, हम आपको बिना हथियार के हाथ पैर से ही ऐसे कूट देंगे ना कि क्या ही बताएं। जी हाँ, लिटरली 50 लोगों की मृत्यु हो गई झड़प में, जो कि बहुत ही अपर लेवल बात है। चाइना की मिलिट्री सस्टेन ही नहीं कर पाई इंडिया के सामने, तो यहाँ पे हमको एज मिलती है। हालांकि हमारे मिलिट्री में एक टेक्नोलॉजी की कमी है, जो कि हमें सुधारना पड़ेगा। आगे जाके वो भी हम धीरे धीरे सुधार लेंगे। अब जो दूसरा क्राइटेरिया मनी, उसको भी बहुत ही अच्छे से समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो यूएनओ है, जो यूएनओ है, सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी संगठन, उनका कहना है कि इंडिया आगे जाके बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाला है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। और इंडिया जैसे कुछ सालों में चाइना आगे बढ़ा है, उस तरह की ग्रोथ इंडिया देखने वाला है आगे जाके यूएनओ की रिपोर्ट का। रही बात थर्ड की, फॉरेन पॉलिसी, यानी जो हमारे इन्फ्लुएंस में देश है वो कौन से हैं? फ्रांस, यूएसए, रशिया। जो बायपोलर कंट्री है रशिया और अमेरिका, उन दोनों देशों को एक संभाल के रखता है वो है इंडिया। ऐसी कंट्री जो सभी देशों से अच्छा ताल्लुकात रखती है वो है इंडिया। यूक्रेन के जब क्राइसिस हो गया था, तब भारत ने पाकिस्तान के लोगों को वहां से बाहर निकाला था। लिटरली पाकिस्तान के जो लोग वहां पे फंसे हुए थे, वो लोग इंडिया का फ्लैग दिखा के वहां से बाहर निकले हैं। सोचिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में कितनी ताकत है आज के दिन। जी हाँ, यूएई और इजराइल दोनों ऐसे देश जो एक दूसरे का शक्ल देखना तक पसंद नहीं करते, वो इंडिया के बदौलत आज एक बेंच पे बैठते हैं। जी हाँ, इंडिया के बदौलत
उन्होंने इंडिया की बात मान के एक बेंच पे बैठे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं हमने। सो आगे जाके ये बहुत ही सुप्रीम लेवल तक हो जाएगा जब हमारे पास मनी भी आ जाएगा, जब हमारे पास मिलिट्री में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। सो इंडिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जनरेशनल सुपर पावर बनने का। दोस्तों, क्या आपको चिंता सता रही है कि कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो इंडिया की इस अचीवमेंट को, इस ग्लोरी को अचीव करने में एक डिसाइसिव फैक्टर बन के आ गया है, एक खतरनाक सा ऐसा मुद्दा उठा के आ गया है कि जी हाँ, इस कारण की वजह से आप सुपर पावर नहीं बन सकते। जी हाँ, हमारे पास उसके भी कुछ उपाय हैं कि जो फैक्टर है वो है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी इतनी खराब है इंडिया की, लिटरली इतनी खराब है इंडिया की कि उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की ज़रूरत है इंडिया को। जितने जल्दी टैक्सेशन पॉलिसी रिपेयर हो जाएगी इंडिया की, उतने जल्दी हमारी जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और जो बाहर की कंपनीज है इंडिया में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगेगी। बहुत से बार ऐसे देखा गया कि बाहर की कंपनीज वो इंटरेस्टेड है, मगर हमारे टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से वो किसी और देश में जाके सेटल हो रही है। सो जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, उतना ज़्यादा किसी देश के पास हमारे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, ऐसे हम कह सकते हैं, मगर बट हमारे टैक्सेशन पॉलिसी के साथ समझौता करना पड़ रहा है, इसीलिए कंपनीज बाहर के देशों की ओर जा रही हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, हमारे मिलिट्री में टेक्नोलॉजी कम है। जी हाँ, जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है सबसे पहले मिलिट्री में यूज़ होती है। सो जो नई टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं हमारे इंडियंस, क्योंकि उनको ज़्यादा टेक्निकल वेपन मिलते ही नहीं तो वो यूज़ ही कैसे करेंगे। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन इंडिया में ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए रिसर्च पे ज़्यादा पैसा खर्च करने पड़ेगा, सबसे पहली बात। और जो दूसरी बात है, जो प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, उनको इंडियन सरकार एक्सेस ही नहीं देती है। आप अमेरिका की तरह एक्सेस दे दीजिए, आपको इतना बूस्ट मिलेगा मिलिट्री कंपनीज में कि आप सोच ही नहीं सकते। वहाँ पे भी आप बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सो ये डिसाइसिव फैक्टर हो सकते हैं इंडियन सुपर पावर बनने के राह में। आपको क्या लगता है? डू कमेंट इन द चैट। तब तक के लिए जय हिंद।